हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अपने नेक्स्ट चैप्टर जो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे उसका हम आज पार्ट 3 पढ़ेंगे और उस पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। तो इससे पहले हमने आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्पस ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स। तो इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझना। जितना इसका नाम है उतना ही ये ईजी भी है, जितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओम्स लॉ, एक्चुअल में ओम्स लॉ क्या कहता है? देखो, ओम्स लॉ में एक सबसे मेन और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने आपको करंट समझा दिया, हमने आपको पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया। अब ये हमने अलग पढ़ा है, ये हमने अलग पढ़ा है। इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप होती है वो लॉ या वो जो लॉ है वो जो कि इन दोनों के रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से समझा दे। तो ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? जो इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को बताएगा उसी को हम क्या कहेंगे? ओम्स लॉ कहेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब ये कहता क्या है, इन दोनों की रिलेशनशिप उसे कैसे समझानी है? वो ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट कर दें, ठीक है, और कोई भी ये कोई कंडक्टर है, ये एक क्या है? ये एक कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं फिलहाल, ठीक है। अब उसने बोला है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, हमने इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, कांस्टेंट है, तो जो करंट इसके अंदर फ्लो करेगा, ठीक है, जो करंट, अब मानो हमने इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, हमने आपको सेल, बैटरी ये सब बता दिया, क्लियर है? तो जो भी करंट इसके अंदर फ्लो करेगा वो इस बैटरी की वजह से करेगा, ठीक है। अगर हम इस कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, ना बढ़ाएं ना घटाएं, कुछ भी ना करें, वेरिएबल रखें, कांस्टेंट रखें सॉरी, तो जितना भी इसके अंदर करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में, विद दैट इज ड्यू टू ओनली बैटरी और सेल, ठीक है। तो यही चीज समझाने के लिए ये बोल रहा है कि जितना भी इसके अंदर करंट, मानो कि इसके अंदर करंट क्या है? करंट आई है, ठीक है। मानो कि इसके अंदर क्या है? करंट आई है। तो क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स। इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर लगा हुआ है वो उसी की जितनी, मानो अगर हमने यहाँ से 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो करंट उस हिसाब से चलेगा। मानो यहाँ पे हमने 2 वोल्ट बैटरी लगाई है तो करंट उस हिसाब से चलेगा। मीन्स टू से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वोल्टेज के, या हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। तो अब इसके बाद ओम्स लॉ क्या कहता है? इतना तो हमने इसका समझ लिया, ठीक है, इतना तो हम समझ चुके हैं कि क्या होता है? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या हम कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बात एक ही है कि करंट इसके बराबर हो, इसके हिसाब से चलेगा, इसके हिसाब से, बात एक ही है। अब क्या करेंगे, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट जरूर लगता है, जैसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और यहाँ पर हम लगाएंगे इसे R को, ठीक है, बाय विच V इज इक्वल्स टू आई आर, हमें ये ओम्स लॉ मिल जाता है, ठीक है। दिस इज ओम्स लॉ, जहां पर R क्या है? R है हमारे पास रेजिस्टेंस, जिसे हमने क्या रखा है? जिसे हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोला है। और इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि हमने ये जो कंडक्टर लगाया है, क्या तो इसकी लेंथ है, क्या इसका एरिया है, क्या इसका टेम्परेचर है। मानो हमने इसका टेम्परेचर 100 केल्विन दे रखा है, लेंथ इसकी हमने 2 मीटर कर दी, ठीक है, और इसका एरिया कितना है, मतलब इस सब पे डिपेंड करता है, कंप्लीटली डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? रेजिस्टेंस, इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ हमें यहाँ फिलहाल इतना ही पढ़ना है कि आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। अगर आई करंट है जो कि कंडक्टर में फ्लो कर रहा है और V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ओम्स लॉ कहता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और हमारे पास R आ गया और फॉर्मूला हो गया हमारे पास V इज इक्वल्स टू IR एंड दिस इज ओम्स लॉ। क्लियर है? देखो, अब इसमें डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ भी है, द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, किसकी? कौन सा कांस्टेंट? R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस,
इस R की जो वैल्यू है वो पूरी तरीके से डिपेंड करती है नेचर पे, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और टेम्परेचर पे। द अबव इक्वेशन, अब जो हमने V इज इक्वल्स टू आई आर लिखी है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? देखो हमारे पास था V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर मैं बोलूं कि मुझे R की वैल्यू चाहिए, देन R इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली V अपॉन I, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज द करंट। ठीक है, तो हम इसमें सीधा सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि, और ये R क्या है? ये R हमारा कांस्टेंट है। ये R क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है। तो हम ये सीधा सीधा बोल सकते हैं ना कि जो भी जो रेशियो है बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है? तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, हमने यहाँ से दूसरा फॉर्मूला बनाया और यहाँ से रेजिस्टेंस की डेफिनेशन फिर से सॉल्व कर ली। वी फाइंड दैट, अब हमने क्या देखा कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। अगर हम ये बात कह दें कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो भी हमने अप्लाई करा है, पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो और जो करंट का रेशियो है थ्रू इट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस। यही बात अभी हमने आपको बताई है। और अगर हमें यहाँ से करंट निकालना हो तो हम यहाँ से करंट भी निकाल सकते हैं। करंट कितना हो जाएगा? V अपॉन R। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ओम्स लॉ तो सिर्फ इतना कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। क्लियर? इस फॉर्मूले से हमने रेजिस्टेंस भी निकाल लिया और करंट भी निकाल लिया। इस पे बेस आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो वो भी हम आगे सेशंस में जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा चैप्टर, अकॉर्डिंग टू दैट हम पूरे क्वेश्चंस वगैरह हर चीज सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इस रिलेशन से हमें क्या क्या हमें मिला। क्या मिला कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। हमें ये मिला कि करंट किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। देखो यहां से अगर मैं यहां से वोल्टेज को एक कांस्टेंट मान लूं तो करंट क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस लगाएंगे करंट उतना ही कम फ्लो करेगा। कैसे करेगा? अब हम इसे समझते हैं कैसे करेगा। अब देखो ये मेरे पास हुआ क्या? कंडक्टर। क्लियर? ये मेरे पास हुई बैटरी। ये मानो ये V वोल्ट बैटरी है और एक करंट जा रहा है यहाँ पर I, और ये एक्चुअल में जो है वो क्या है? ये एक रेजिस्टेंस R है। तो इसने सीधा सीधा बोला है V इज इक्वल्स टू आई आर, और इसने बोला है कि इस R, ये जो R है वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। मानो हमने ये थोड़ा बड़ा ले लिया, ठीक है, हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कंप्लीटली 5 मीटर स्क्वायर ले लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और टेम्परेचर भी इसका बढ़ा दिया। इससे रेजिस्टेंस पे तो इफेक्ट पड़ेगा, इसके साथ साथ इन दोनों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इन दोनों पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? अब देखो, अब मैंने आपसे बताया अभी कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब मानो रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दिया, अब इससे इन सबको सॉल्व करके तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मानो पहले 5 ओम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम है, और वो बैटरी हमने दे दी 5 वोल्ट। तो अब अगर मैं आपसे करंट मांगू उसमें कि करंट बताओ आपसे कितना होगा, तो आप सीधा सीधा I इज इक्वल्स टू V अपॉन R के तरीके से 5 अपॉन 5 कह देंगे, तो करंट हमने कह दिया 1 एम्पियर है। क्लियर? लेकिन अब एक बात देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि उल्टा, अगर मैं यहां से रेजिस्टेंस को बढ़ाकर 10 ओम कर दूं तो क्या मेरे पास करंट 0.5 हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा। क्या? ऑब्वियसली हो जाएगा ना, कि अगर हमने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो करंट अपने आप ही क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्लियर? तो इससे क्या हुआ कि करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। डायरेक्टली इन द सेंस कि अगर मैं इसको 10 ही रखूं और इसे चेंज कर दूं, इसे बढ़ा दूं, इसे मैंने 20 वोल्ट कर दिया, तो ये बढ़ेगी ऑब्वियसली वे, इसकी वैल्यू 20 ओवर 10 इज इक्वल्स टू I हो गया 2। ठीक है, तो हमने देखा कि वोल्टेज को बढ़ाने पर तो करंट बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस को बढ़ाने पर करंट कम हो रहा है, तो इसका हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? अब इससे क्या इफेक्ट पड़ता है बहुत ध्यान से देखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से 100% क्वेश्चन एक तो आना ही आना है, चाहे वो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो गया चाहे कैसे भी। बहुत ध्यान से, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डबल्ड, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम डबल कर देंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। आप रख के देखो, हमने यहाँ पे क्या करा था, अगर हम इस वाले में
इसने बोला है सीधा सीधा कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करें, मींस V को अगर हम डबल कर दें, मतलब 2V कर दें, तो उसने बोला है कि करंट कितना आएगा। अब देखो V इज इक्वल्स टू IR, तो सीधा सीधा उसने V को 2V कर दे तो करंट भी तो डबल हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करेंगे तो हाफ हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सीधा सीधा होता है कि अगर हमने I को इंक्रीज किया तो V भी एज इट इज इंक्रीज होगा। अगर हमने इसे 2 टाइम्स किया तो ये भी 2 टाइम्स बढ़ेगा। अगर हमने इसे हाफ कर दिया, I/2 कर दिया, ये हाफ कर दिया, तो ये भी हाफ ही हो जाएगी। क्लियर? लेकिन क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल निकालना है तो इन्वर्सली में जाते हैं रेजिस्टेंस। अगर हमने रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, अब करंट हमारे पास कितना है, रेजिस्टेंस को अगर हमने डबल कर दिया ऑब्वियसली ये हाफ हो जाएगी। अगर मैं रेजिस्टेंस यहाँ से हटा दूं तो हाफ हो गई। लेकिन अगर मैंने रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया, मीन्स टू से हाफ लिख दिया, ये ऊपर चला गया, तो करंट अपने आप ही क्या हो गया, ऑटोमेटिकली 2 आ गया, डबल हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो वो जितना, अगर वो डबल हो रहा है तो करंट भी डबल होगा, अगर वो हाफ हो रहा है तो करंट भी हाफ होगा, अगर वो थ्राइस हो रहा है तो वो भी थ्राइस होगा। क्लियर? लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस के केस में देखें तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस हाफ तो करंट डबल, रेजिस्टेंस डबल करंट हाफ। क्लियर? आगे ये समझ में आ गया। अब उसके बाद आती है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब हम नॉर्मली रेजिस्टेंस आपसे पूछें, इतना तो हमने आपको बता दिया कि प्रॉपर्टी कंडक्टर की ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। क्योंकि अब रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली होता है कि वो करंट को जाने से रोकेगा। अब मानो हमने यहाँ पे एक बड़ा बल्ब लगा दिया, ठीक है, और ये 5 वोल्ट का था। एक हमने 5 वोल्ट का बल्ब लगा दिया और एक हमने दूसरा बल्ब लगाया, वो हमने 50 वोल्ट का लगा दिया, तो करंट पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना, बिकॉज करंट को क्या कर रहे हैं, वो अपोज कर रहे हैं। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, रुकावट, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, ठीक है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही करंट कम होगा। तो कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ, थिकनेस, ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये भी बहुत मैटर करता है और इसका फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू V/I। ये मैंने आपको अलग से इसलिए बता दी जिससे कि आपको अलग से भी समझ आ जाए। क्लियर? और ऐसा यूनिट कितनी होती है, ओम होती है रेजिस्टेंस की, और इसका सिंबल होता है ये ओम सिंबल होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको ये 1 ओम की, 1 वोल्ट की, 1 न्यूटन की, हर चीज की आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है। कुछ नहीं होगा, R इज इक्वल्स टू V/I हमने कहा है। उसने इसकी यूनिट कितनी होती है, ओम, इसकी यूनिट कितनी होती है, वोल्ट, इसकी यूनिट कितनी होती है, एम्पियर। मैंने आपसे बोला था वो 1 बोल रहा है, तो यहाँ पर भी 1 लिखो और यहाँ पर भी 1 लिखो। तो सीधी सीधी डेफिनेशन जो होगी, 1 ओम क्या है, रेजिस्टेंस। 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर when a potential difference of 1 volt is applied to ends and a current of 1 ampere flows through it is known as 1 ohm। ठीक है, आगे समझ में कुछ नहीं है, सबको 1 1 रख दो और जो भी आपको समझ में आ रही है, या फिर हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ द वोल्टेज, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट टू द रेशियो टू द करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इज जो भी है is the resistance 1 ohm of that conductor। ठीक है, ऐसे आपको कुछ भी बना के लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है। ठीक है, अब इसके बाद आता है ग्राफ बिटवीन V एंड I। V बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड I बोले तो करंट। कुछ नहीं है, ग्राफ कैसा होगा। अब ग्राफ में इतना कुछ नहीं है। अब एक बात देखो, मैंने आपसे बताया कि V और I आपस में एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मानो अब मैंने बोला V कितना है, हाफ, ये V हाफ है तो करंट भी हाफ, मैंने आपसे बताया। मानो V1 तो करंट भी 1। क्लियर? मैंने कहा V2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, मैंने कहा कि वोल्टेज 2 तो करंट भी 2, इस टाइप से। वोल्टेज 3 तो करंट भी 3। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी पूरी तरीके से, हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्राफ आ जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्लियर है? ये ऐसे, ये ऐसे, तो जितना मतलब हम इसे बढ़ा रहे हैं उतना ही ये बन रहा है।
क्लियर है, आगे समझ में। तो इस तरीके से तो हमने जब इन सबको पॉइंट्स को मिलाया है तो ये पॉइंट्स मिलने के बाद हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली, जो कि स्ट्रेट लाइन ये इंडिकेट करती है कि करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस के। तो जब हमने ग्राफ में इसमें देखा और हमने इस ग्राफ को ओ ए कह दिया, हमने इसमें ग्राफ में देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें रेशियो V अपॉन I का रेशियो देखें, वो कांस्टेंट जा रहा है। क्या जा रहा है, रेशियो कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट, क्यों कि अगर V अगर 1 था तो I भी 1 ही बढ़ा, तो क्या हुआ, V अपॉन I कितना हो गया, 1, ठीक है। अगर V 2 था तो करंट भी 2 होगा, तो कितना आया, 1। अगर V 3 तो करंट भी 3, कितना आया, 1। तो क्या दिख रहा है आपको, एक कांस्टेंट तरीके से ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो V अपॉन I का ग्राफ कितना आ जाएगा, कांस्टेंट। क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। अब सिंस द करंट पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, वी कंक्लूड दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इससे हमने पूरा यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। और जो V अपॉन I को हम जो R कहते हैं, जो कांस्टेंट R होता है ना, यही R है कि जैसे जैसे हमने क्या करा, कांस्टेंट आ रहा है, V अपॉन I का अगर हम देखें तो कांस्टेंट आ रहा है, तो इसमें हमें क्या मिला, ये कांस्टेंट ही हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। क्लियर, तो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है, आगे समझ में, क्योंकि रेशियो V अपॉन I रिमेन्स कांस्टेंट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए बस इतना ही। तो अगले सेशन में हम इससे रिलेटेड आगे जो भी इस चैप्टर में बचा है हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है शायद, आई थिंक अब सिर्फ रेजिस्टेंस, अभी तो रेजिस्टिविटी बचा है, और कैसे हम पैरेलल सीरीज में लगाते हैं करंट और रेजिस्टेंस को, किस तरीके से हम फिर सीरीज में लगाते हैं, तो ये सब अभी बहुत कुछ बचा हुआ है इसमें। इंटरेस्टिंग पार्ट, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत अच्छा चैप्टर भी है। क्लियर, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी इससे रिलेटेड होंगे आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।